हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको मेरा थंबनेल देख के पता ही लग चुका होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने बीएससी नर्सिंग कैसे चूज़ किया, मैं नर्सिंग प्रोफेशन में कैसे आई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11th एंड 12th में मैंने लिया था बायोलॉजी, और हर एक बायो स्टूडेंट का सपना होता है कि उसे एमबीबीएस करना है 12th के बाद। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, बट जैसे जैसे फिर आप आगे जाते हो आपको पता चल जाता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बिकॉज एमबीबीएस में जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स होती है परसेंटेज की। मैं जैसे 12th में आई थी, मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि इट विल बी हार्ड फॉर मी टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस। तो फिर मैं 12th में ट्यूशन ले रही थी, उस वक्त मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन ले रही थी। तो मुझे अभी भी याद है, केमिस्ट्री के जो मेरे सर थे, ट्यूशन के सर थे, उन्होंने बोला था कि अगर गर्ल्स जो भी है अगर एमबीबीएस में एडमिशन ना मिले तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन उनके लिए है बीएससी नर्सिंग। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बीएससी नर्सिंग क्या होता है क्या नहीं। मुझे बस इतना ही था कि हाँ, नर्सिंग मीन्स एक होगा, एक फील्ड होगा जिसमें जाके लाइक आप नर्स बन सकते हो। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बीएससी नर्सिंग क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ भी नहीं मुझे पता था इसके बारे में। बस उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि अगर मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो मैं सेकंड ऑप्शन में बीएससी नर्सिंग ही करूँगी, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं करना है। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। देन जैसे ही रिज़ल्ट आया, देन बीएससी नर्सिंग में मैंने एडमिशन लिया। उस वक्त मुझे पता चला कि नर्सिंग में काफ़ी सारी फील्ड अलग अलग होती है। जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, देन जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया। उस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज भी होती है। फिर मैंने बीएससी नर्सिंग में मैंने एडमिशन लिया। जब मैंने एडमिशन लिया बीएससी नर्सिंग में, उसके बाद मुझे पता चला एक्चुअल बीएससी नर्सिंग जो है वो क्या होता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा 4 साल का स्टडी होता है बीएससी नर्सिंग, और 4 साल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, उसमें साइकोलॉजी, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, सब कुछ आता है। बेबी के बॉर्न से लेकर आप एंड ऑफ द लाइफ केयर, मतलब डेथ होने तक सारा कुछ, उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं लाइफ के, पीडियाट्रिक में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशंस होती है, सारी आपके हेयर से लेकर टो तक की सारी डिसीज़ कंडीशंस आपको सब कुछ सिखाया जाता है। बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंजेक्शन मारना या प्रोसीजर करना सिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास सारे नॉलेज होने चाहिए। इवन फार्मेकोलॉजी भी होता है, तो आपको सारी दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट उनके एक्शंस और क्या एडवर्स इफेक्ट होती है, कौन सी दवाइयाँ कब दी जाती है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। तो जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट जो है वो ओथ लेते हैं, उस तरीके से नर्सिंग की भी एक ओथ होती है, लैम्पलाइट सेरेमनी होती है। उसमें नर्सिस जो है वो ओथ लेती है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, जीएनएम, बीएससी या एएनएम हो, सबसे पहले आपकी ओथ सेरेमनी होती है। उसमें आपको ओथ लेनी होती है कि आप पूरी ज़िंदगी नर्सिंग प्रोफेशन के लिए आप ऑनेस्ट रहोगे, आप ऑनेस्टली जो भी पेशेंट की केयर है आप वो केयर करोगे। सबसे पहले आप पेशेंट को रखोगे, तो उस तरीके से ओथ होती है। तो मेरी भी हुई थी लैम्पलाइट सेरेमनी, ये फर्स्ट ईयर में होती है। उसके बाद ही आपको अलाउ होता है कि आप पेशेंट को कोई भी केयर दो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट। उससे पहले आपको अलाउ नहीं होता है कि आप एज ए नर्स कोई भी पेशेंट को केयर दो, और उस ओथ को आपको पूरी ज़िंदगी भर निभाना होता है जब तक आप एज ए नर्स काम करो तब तक। मेरी भी लैम्पलाइट सेरेमनी हुई थी, और उसके बाद सच में आपको एक फील आता है कि हाँ, आप अब नर्सिंग प्रोफेशन में हो। नर्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में यही आता है कि इंजेक्शन देना या दवाइयाँ देना। नर्स का काम वहीं तक का नहीं है, इंजेक्शन और दवाइयों से भी आगे बहुत कुछ है। हमें जो है एक पेशेंट सेंटर केयर जो देनी होती है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को फिज़िकली केयर नहीं देना है, उसे मेंटली, उसे स्पिरिचुअली, सारी तरह की केयर हम एक नर्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करती है। ना ही कि बस दवाइयाँ दे दी और आपका काम ख़त्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को भी उस केयर में आपको इंक्लूड करना होता है। हेल्थ एजुकेशन से लेके सब कुछ आपको पेशेंट को समझाना होता है। दवाइयाँ देने से भी ज़्यादा एक मैं नर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझती हूँ कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में रह रहा है
या जब तक आप उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी ट्रीटमेंट की वजह से, आपकी केयर की वजह से पेशेंट को जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। सो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का एक ड्रेसिंग है, आपको ड्रेसिंग चेंज करना है। सो कुछ ड्रेसिंग्स में ऐसा होता है कि हम स्टेरल टेक्निक जो है उसे यूज़ करते हैं, हमें फॉलो करनी होती है। सो मान लो कि अगर आपने वो स्टेरल टेक्निक अच्छे से फॉलो नहीं की और आपकी गलती की वजह से आप वो जो पेशेंट का घाव है उस घाव के अंदर बैक्टीरिया या वायरस चले जाते हैं, तो पेशेंट को एक सेकेंडरी इन्फेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है। सो व्हाट इज़ दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिसीज़ ग्रोज, राइट। पॉइंट की बात है ना कि पेशेंट तो ठीक होने के लिए आया था और आपकी गलती की वजह से, बिकॉज आपने स्टेरल टेक्निक फॉलो नहीं की, सो पेशेंट को दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है। सो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही समझती हूँ कि आप पेशेंट को ठीक करो, ना ही कि पेशेंट को आप लाइक कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन दो या आपकी वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे जो है वो बढ़ जाए। मुझे आज भी अपने प्लेसमेंट का वो दिन याद है जब यहाँ पर एज ए नर्सिंग स्टूडेंट में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। सो एक मेरा पेशेंट था, उसे स्वॉलोइंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और पेशेंट जो था अपने हाथ पैर जो था बिल्कुल भी उसके काम नहीं कर रहे थे। सो मुझे अभी भी याद है, मैं उसे दवाई के साथ जो मिल्क का ग्लास है वो मैं लेकर जा रही थी। सो मैंने हाफ़ ही मिल्क लिया था बिकॉज लाइक आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स भी होते हैं। सो आपको सारा टाइम जो है अपना मैनेज करके चलना होता है। सो उस वक्त मेरी प्रिसेप्टर ने मुझे एक ही बात बोली थी और मुझे आज तक वो बात याद है और मैं उसे हमेशा फॉलो करती हूँ। जब भी मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है बहुत सारा काम है, मैं एक ही बात याद रखती हूँ कि उसने मुझे बोला था कि अगर आप नहीं करोगे, पेशेंट को आप नहीं फीड करोगे तो और कौन करेगा, और कौन पेशेंट को खिलाएगा। डॉक्टर तो नहीं आने वाले हैं फीड करने, बिकॉज डॉक्टर्स जो होते हैं वो सारे ऑर्डर्स लिख देते हैं। उसे फॉलो करने का काम जो है नर्सिस का ही होता है। तो दवाइयाँ तो आपने खिला दी, बट व्हाट अबाउट फूड, फूड उसे कौन खिलाएगा। आप नहीं खिलाओगे तो फैमिली तो कभी कभी ऐसा होता है अवेलेबल नहीं होती है, आप ही वहाँ पर एक केयर पर्सन होते हो, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पेशेंट को खाना भी खिलाना। आप इमेजिन करो, आपको अगर 8 घंटे के अंदर आपको अगर बस थोड़ा सा आधा ग्लास मिल्क का दे दे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे। आपको भूख भी तो लगती है। वो पेशेंट बेचारा बोल नहीं सकता, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो बोल भी नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है। सो यू आर देयर, आप वहाँ पर होते हो, आपको ही वो केयर करनी होती है। अगर आप नहीं करोगे और कौन करने वाला है। आप उसे वहाँ पर भूखा थोड़ी ना छोड़ सकते हो। सो मैं उस चीज़ को हमेशा से याद करती हूँ जब भी मैं थक जाती हूँ या मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा काम है। नो, आप होते हो वहाँ पर 24 आवर्स, आप पेशेंट के साथ होते हो। आप जो भी, अगर पेशेंट को कुछ भी होता है, मैं आज भी लाइक काम करती हूँ, पेशेंट को कुछ भी होता है, पेशेंट सबसे पहले नर्स को बुलाता है, नर्स मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप होते हो, आप पेशेंट और डॉक्टर के बीच की कड़ी आप होते हो। अगर पेशेंट को कुछ हो रहा है होता है, अगर कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट अवे डॉक्टर को फ़ोन करना, डॉक्टर को बताना कि पेशेंट को ये हो रहा है, हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। सो नर्स का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ दे देना, दवाइयाँ तो आप खिला दोगे, बट बाकी का खाना है, बाकी सारी केयर है, वो कौन करेगा, आप ही होते हो। सो लोगों को लगता है कि नर्सिंग में बहुत सारे पैसे हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, इसमें पैसे हैं, पर उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी होती है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, सो ये प्रोफेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि अगर कुछ भी पेशेंट को होता है तो वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, बिकॉज़ आप जो है वो उसकी प्राइमरी नर्स हो। सो आप जो हो वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच की कड़ी आप ही हो। देन आपको ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है कि पेशेंट को ये हो रहा है, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें, नेक्स्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या देनी चाहिए। सो आप ही वहाँ पर होते हो। और लाइक आपके लिए तो रोज़ नए पेशेंट आएंगे, रोज़ नए पेशेंट डिस्चार्ज होंगे, बट आप पेशेंट के नज़रिए से सोचो कि वो अगर पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, वो अगर पहली बार हॉस्पिटल में आया है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी या उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। सो आप ही वहाँ पर होते हो। सो एक अच्छे नर्स बनने के लिए आपके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट होना चाहिए और कंपैशन होना चाहिए, तभी आप एक पेशेंट को एक अच्छी तरीके से उसे ट्रीट कर पाओगे और जो भी फ्यूचर डिसीज़ जो है
उस डिसीज़ से प्रिवेंट होने के लिए आप पेशेंट को तैयार कर सकते हो एक नर्सिंग एजुकेशन के थ्रू, और फैमिली को भी आप एजुकेट कर सकते हो। सो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ये कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो यार मेरा असाइनमेंट है, मुझे 12 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करनी है, दैट्स इट, तो फिर ऐसा नहीं है। बिकॉज वो उस 12 घंटे के अंदर जो भी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी आप ही की होती है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये निभानी है। ऐसा नहीं है कि थक जाते हो। मैं जब भी थक जाती हूँ, मैं बस मेरी प्रिसेप्टर की वो बात याद कर लेती हूँ कि अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, आपकी ड्यूटी है, आपका रोल है। सो जिसे भी इस प्रोफेशन में आना है, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड ऑनेस्ट प्रोफेशन है, और मैंने ज़्यादातर देखा है लड़कियाँ ही नर्सिंग करती है, लड़के नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। लड़कों को भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए इस प्रोफेशन में, और लड़कियां तो वैसे भी होती है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। सो कभी कभी हम बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, बट हमें जो है हमारे इमोशंस जो है वो बिल्कुल हमारे काम से अलग रखने होते हैं और हमें शो नहीं करने होते हैं। बट आप सोचो कि अगर कोई पेशेंट है, वो अपने हाथ पैर नहीं चला रहा है, वो कुछ भी बोल नहीं सकता है, और आप उसे खाना खिला रहे हो। पेशेंट चाहे आपको बोल नहीं सकता है कि मुझे भूख लगी है, बट आप उसे फीड कर रहे हो टाइम टू टाइम। सो आप सोचो कि उसके दिल में तो ये कभी ना कभी सोचेगा कि हाँ ये नर्स थी, उसने मुझे ट्रीटमेंट दी थी, और आज उसकी वजह से मैं आज ठीक हुआ हूँ या हुई हूँ। सो बहुत ही अच्छा लगता है जब पेशेंट्स अच्छे होके डिस्चार्ज होते हैं। उनकी फैमिलीज़ जो होती है वो आपको थैंक यू बोलती है, पेशेंट आपको थैंक यू बोलता है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक पेशेंट था, जब वो आया था उसके पैर पर बहुत ही बड़ा वुंड था, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। बट फिर हमने उसका जो भी ट्रीटमेंट था वो किया, एंड ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से किया। सो अभी वो पेशेंट जो है वो चल सकता है। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब पेशेंट आपकी आंखों के सामने आया था तब बहुत सीरियस था, और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये मेरी स्टोरी थी कि मैं नर्सिंग में कैसे आई। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ आप उसे शेयर ज़रूर करना, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ जानना है नर्सिंग के बारे में एक्स्ट्रा। मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।